Welcome everyone. This is a UPSC mains practice question, and this question is framed on the basis of an newspaper article published in the Indian Express. Okay, and this article talking about the ecologically sensitive area notification of Western Ghat as a ecologically sensitive area, and its impact on the development aspirations or development process. Okay, so the question is the debate over the ecologically sensitive area notification in the Western Ghats reflect the challenge of balancing environmental conservation with development aspirations. Discuss and suggest a balanced way forward. This is a 15 marks question. We have to write in 250 words. Okay. So first of all, we have to write introduction. In introduction, what we do actually, if there is some facts regarding the topic, so we can write it in the introduction, or we can just write the introduction according to the question. Okay, so I have written the introduction. The Western Ghats, a 1500-kilometer long mountain chain stretching across 6 states, is a UNESCO World Heritage Site and one of the world's 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो जो मैंने फैक्ट्स है वेस्टर्न घाट से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे बताया है कि ये 1500 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन चेन है जो 6 राज्यों से होके गुजरता है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, प्लस जो वर्ल्ड के 8 जो हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनमें से एक है ना। अब मैंने क्या किया, सेकंड पार्ट में जो इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में मैं क्वेश्चन को लिंक करते हुए मैं इंट्रोडक्शन को लिख रहा हूँ। जैसे द प्रपोज्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया नोटिफिकेशन सीक्स टू कंजर्व दिस ecological treasure with while balancing developmental and livelihood concerns। ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस हाईलाइट करना है कि why there is a need for conservation of the western घाट। तो सबसे पहला पॉइंट है biodiversity hotspot, because it is a home to nearly 2000 endemic plant species, 84 fish, 87 amphibians, 89 reptiles, 15 birds and 12 mammal species। तो आप इतना फैक्ट ना लिख के सिंपल लिख सकते हो कि इट इज अ होम टू नियरली 2000 एंडेमिक प्लांट स्पेसीज एंड वेरियस एनिमल स्पेसीज। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं कंटेन 61 प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई इसका कंजर्वेशन, वेस्टर्न घाट का कंजर्वेशन की आवश्यकता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बताएं तो ये वाटर सोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सोर्स है। ठीक है, जैसे ओरिजिन ऑफ मेजर पेनिनसुलर रिवर्स जैसे गोदावरी है, का कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार, ये सब जो नदियां हैं ये कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से ही निकलती है, वेस्टर्न घाट के माउंटेन रेंजेस से निकलती है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्लाइमेट सिक्योरिटी के लिए भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ? It acts as a barrier to monsoon winds, regulates rainfall, recharges groundwater, function as a major carbon sink। क्योंकि जब ये इंडियन पेनिनसुलर है, ओके, तो जब वेस्टर्न यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, ओके, तो यहाँ पे ये क्या करता है? मॉनसून विंड्स के लिए बैरियर की तरह एक्ट करता है, जिससे जिससे क्या होता है? ये रेनफॉल जो है वो रेगुलेट होता है, प्लस ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और ये जो मेजर कार्बन सिंक की तरह ये एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट स्पेसीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो वाटर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड सिग्निफिकेंस। इसका इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड सिग्निफिकेंस भी है। कैसे? तो यहाँ पे जो ये जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पे स्पाइस कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट्री के लिए भी, इको टूरिज्म के लिए लाखों लोगों का वहां पे लाइवलीहुड सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सपोर्ट्स स्पाइस प्लांटेशंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इको टूरिज्म एंड मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज सॉइल कंजर्वेशन एंड फ्लड रेगुलेशन। जो वेस्टर्न घाट है जिसके कारण ही सॉइल कंजर्व भी हो रहा है, फ्लड रेगुलेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हमने टोटल इंपॉर्टेंस में 6 पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिए। ठीक है, अब नाउ चैलेंजेस क्या है अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया नोटिफाई करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस होता है? सबसे पहला ही चैलेंज जो है वो डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन का जो डिबेट है वो राइज हो जाता है। तो जब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया किसी को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे जो माइनिंग होता है, क्वेरिंग होता है, उन सब पे बैन लग जाता है। ठीक है, तो दैट इज द इशू। और जब बैन लग जाएगा तो वहां पे डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं हो पाएगा। सो रेस्ट्रिक्शन ऑन माइनिंग,
mining, quarrying, industries and infrastructure projects raise concerns about economic growth and employment. अगर ये सब बैन लग जाएगा तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, वहां का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा कंसर्न क्या है? लाइवलीहुड कंसर्न है, क्योंकि जैसे आपने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देते हैं तो वो क्या होता है वहां पे ये जो लोकल कम्युनिटीज जो और जो प्लांटेशन ऑनर्स है उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वहां पे जो होता है वो बाधित हो जाता है। दैट्स व्हाई सो फार्मर्स, प्लांटेशन ओनर्स एंड लोकल कम्युनिटीज फियर लॉस ऑफ इनकम एंड इंक्रीज रेगुलेटरी बर्डन। थर्ड, फेडरल डिसएग्रीमेंट। यस, जैसे बहुत सारे स्टेट्स जो है वो कहते हैं कि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है उसको आप कम करो, ठीक है, उसकी बाउंड्री को कम करो। जैसे केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। अब साउथ मॉडिफिकेशन इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बाउंड्रीज रिफ्लेक्टिंग डिफरिंग डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। कैसे? डिस्प्यूट्स ओवर विलेज बाउंड्रीज। अब कभी होता है क्या, जब वेस्टर्न घाट्स के एरिया ये तो पूरे लॉन्ग स्ट्रेच में फैला हुआ है, तो आप जब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करते हो तो कभी कभी क्या होता है विलेज बाउंड्री, वहां पे जो लोगों का जो विलेज है उसके बाउंड्री से भी डिस्प्यूट कॉन्ट्राडिक्ट करता है या फिर उससे कोलाइड करता है। सो उससे डिस्प्यूट्स अराइज होता है। तो सो डिस्प्यूट्स ओवर विलेज बाउंड्रीज, लैंड क्लासिफिकेशन, इनएडिक्वेट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हैव डिलेड इम्प्लीमेंटेशन, वो भी एक इशू है। ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो हमें बहुत सारी कमेटी बैठी है इसके लिए। एक कमेटी है कस्तूरी रंजन कमेटी। ओके। तो तो हमें क्या करना है, जो कस्तूरी रंजन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो नोटिफाई, जब हम वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो ऐसे ही किसी कमेटी का रिकमेंडेशन को लिखते हैं। तो इम्प्लीमेंट कस्तूरी रंजन कमेटी रिकमेंडेशन, नोटिफाई साइंटिफिकली आइडेंटिफाइड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया व्हाइल distinguishing between natural landscape requiring strict protection and cultural landscape where sustainable human activities can continue। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो, कल्चरल नेचुरल लैंडस्केप और कल्चरल लैंडस्केप। ओके। कल्चरल लैंडस्केप में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पे कंटिन्यू हो सकता है, जबकि नेचुरल लैंडस्केप में वहां पे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन आपको लगाना होगा। ओके। तो इससे क्या होगा, जो नेचुरल लैंडस्केप है वहां पे आप क्या करो, प्रोहिबिट करो माइनिंग, क्वायरिंग, रेड कैटेगरी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स विद इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो गडगिल कमेटी का जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है उसको हमने अडॉप्ट करना है। तो गडगिल कमेटी ने बोला था इंपावर ग्राम सभाज, लोकल कम्युनिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू पार्टिसिपेट इन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। यानी इनका क्या है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच होना चाहिए, लोगों को भी, कम्युनिटीज को भी पार्टिसिपेट करवाएं ताकि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा उन्होंने बोला प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड एंड कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। ठीक है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन कर सकते हैं कैसे, थ्रू बाय बिल्डिंग कंसेंसस through continuous center state consultations and transparent scientific demarcation using GIS mapping, satellite imagery, ground verification। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो भी स्टेट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में अपना योगदान दे रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल ग्रांट या इंसेंटिव्स देना चाहिए। ओके। तो नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस पेमेंट for ecosystem services to provide financial incentives and grant in aid to states and local community that conserve forest and ecosystem services। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, इंकरेज इको टूरिज्म, देन एग्रो फॉरेस्ट्री को, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग को, क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवलीहुड्स को सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को। जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, जो इन्वायरमेंटल एक्ट्स है, प्रोटेक्शन एक्ट्स है, उनको स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट कराया जा सके ताकि इन्वायरमेंटल ऑडिट हो सके, ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग हो सके। तो इंश्योर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें ऑडिटिंग की भी बात की गई है, सोशल ऑडिटिंग की। सो दैट रेगुलर इन्वायरमेंटल ऑडिट्स एंड ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये वे फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है। अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे वेस्टर्न घाट्स आर इंडियाज ecological lifeline supporting biodiversity, water security and climate resilience। Okay, a balanced implementation of Kasturi Ranjan Committee's scientific conservation framework complemented by the Gadgil Committee's participatory governance model and cooperative federalism can ensure sustainable development while preserving this invaluable
नेचुरल हेरिटेज। ओके, तो मैंने जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो जो हमने बहुत ही जो ऊपर में डिस्कस किया उसी को समराइज करते हुए मैंने एक कंक्लूजन को एंड किया है। ओके, थैंक यू।